कि जौनसार के पास जो भू कानून है, जो मूल निवास है, जो नदी या जंगल पर अधिकार है, वही तो चाहिए गढ़वाल और कुमाऊं को। मूल निवास 1950 के कट ऑफ सिर्फ एससी समुदाय और एसटी समुदाय को मिलती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये जो आंदोलन चल रहा है 90 जो मूल निवास भू कानून को लेकर, तो वो व्यर्थ है फिर? एक संदेश मेरा जौनसार के लोगों को लिए है, आपकी ट्राइब का जो 4% का आरक्षण है, ये हो सकता है कम हो जाए। तो फिर जो ये मूल निवास भू कानून और जो हम ये अलग अलग मंचों से अलग अलग तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, मुझे लगता है अगर हम इसको कंबाइनली देखें तो सबका 5th शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल कि जिस प्रकार का दोहन गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर हुआ है, जमीनों का या अतिक्रमण हुआ या नदियों का या खनन का, इतने बड़ा खनन कभी भी जौनसार में नहीं होता सिक्योर ट्राइब के अंदर आ रखा हो क्षेत्र में। कि भारत सरकार का एक ड्रोन है जो ऑलरेडी सर्वे कर रहा है, तो कुछ अंतराल के बाद अगर वो जमीन उपजाऊ नहीं है तो हो सकता है सरकार उसको अपने अंडर ले सकती है। हम लोग कोटद्वार में रहने वाले हैं, हमारी जो है वो लालढान क्षेत्र में कुछ जमीन है जिसमें खेती होती है। हाँ। तो अगर हम उस रास्ते जाते हैं चिल्लर खल वाले से, तो हमें ही पर्ची कटवानी पड़ती है अपने खेत में जाने के लिए। ट्राइब मिलना उतना ही इजी है जितना यूसीसी लागू करना है। अगर कोई और कानून आप अगर मांगोगे तो आप ये लगा लीजिए आप 10 को लग जाएंगे, आपको कानून नहीं मिलेगा। सुबोध उनियाल जी के बहुगुणा बिहार से आए हैं, ये बंगाल से आए हैं, ये विनेगी जी राजस्थान से आए हैं। जिस धरती का तुमने अन्न खाया है, जिस धरती से तुम पैदा, उसके लिए तुम ऐसा बोल रहे हो, तो हम इनका पूर्ण बहिष्कार करते हैं इस प्रकार के नेताओं को जो हमें बाहरी साबित करते हैं। तो जो अंकिता बेटी के साथ जो घटना हुई जिसके लिए 2 साल लग गए, लेकिन अगर 5th शेड्यूल पहाड़ पर लागू होता तो वो बेटिया ट्राइब का स्टेटस के माध्यम से एसटी का कानून उसके पास होता। एक एसटी को छेड़ने का मतलब उसको इतना बोलना है कि इसने मुझे छेड़ा है, उसको प्रूव करना है कि मैंने नहीं छेड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का डीएमडी शो के आज के पॉडकास्ट में। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो 5th शेड्यूल के ऊपर है। आजकल आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे, वैसे तो हमारा उत्तराखंड जो है वो आंदोलन से ही जन्म हुआ है इसका, और उसके बाद हर चीज़ के लिए हमें आंदोलन ही करने पड़े हैं आज तक। अगर आप रिकॉर्ड देखें तो कभी हम मूल निवास की बात करते हैं, कभी हम भू कानून की बात करते हैं, कभी हम अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं, रोजगार, पलायन, और हर चीज़ के लिए हमारे यहाँ आंदोलन होता है। और अभी आपने कुछ टाइम पहले एक नया वर्ड सुना होगा, नया तो नहीं है लेकिन सुनने में नया लग रहा है, 5th शेड्यूल, जिसकी की मांग अब धीरे धीरे आपने देखा होगा हमारे लोगों के बीच अब एक मांग बनकर ये भी उभरने लगा है कि हमें 5th शेड्यूल में लेकर आइए। तो क्या है ये 5th शेड्यूल? क्या इससे उत्तराखंड को फायदे होने वाले हैं और क्यों हमारे लोग अब 5th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं? इस पे एक डिटेल डिस्कशन के लिए आज हमारे स्टूडियो में अनुबिस जी हैं। आइए स्वागत करते हैं और जानते हैं सारी बातें इस 5th शेड्यूल से रिलेटेड। सर बहुत स्वागत है आपका। तो थोड़ा-सा सर 5th शेड्यूल से जाने से पहले जैसे आप उत्तराखंड एकता मंच, आप लोग जो है जिस माध्यम से जिस प्लेटफ़ॉर्म से आप इस आवाज़ को उठा रहे हैं वो आपका एक संगठन है, उत्तराखंड एकता मंच। तो पहले थोड़ा-सा मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी, उत्तराखंड एकता मंच है क्या? कैसे आप लोग ये मंच बनकर आया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल में इनवाइट करने के लिए। उत्तराखंड एकता मंच एक ऐसा मंच है जो समाज के मुद्दों को डायरेक्टली सरकार तक पहुंचाते हैं। अच्छा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि दिल्ली में हम लोगों ने रामला मैदान में 20 नवंबर 2016 को एक जन सैलाब करके 1 लाख लोग वहाँ रामला मैदान में पहुंचा। मांगे 7 थी, 5 मांगों का निचोड़ जो आज की डेट में फिफ्थ शेड्यूल है, लेकिन 2 मांगे दिल्ली सरकार के साथ थी कि हमारी एकेडमी बनाई जाए, गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी बनाई जाए और उत्तरायणी के लिए फंड हमें दिल्ली सरकार दे। वो दिल्ली सरकार ने हमारी बात को माना और उस इतने बड़े महाकुंभ के बाद सब लोगों की मेहनत के बाद दिल्ली में आज एकेडमी बनी हुई है। अच्छा। और उत्तरायणी के लिए जितनी भी उत्तरायणियाँ दिल्ली में होती है, सारा पैसा उत्तरायणी का फंड जो भी होता है वो दिल्ली सरकार हमारी संस्थाओं को देती। तो ये अचीवमेंट उत्तराखंड एकता मंच ने करा। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उत्तराखंड एकता मंच का जो हमने नींव रखी थी वो 2014 में रखी थी, जब किरण नेगी के साथ जो घटना हुई थी तब हमने इसके पक्ष में एक मांग ये एक विरोध भी किया था जंतर मंतर में। इवन बहुत से संगठनों ने किया था, उसमें हमने भी किया था, लेकिन तब हमें समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली इसको कैसे करें। तब हमने एक उत्तराखंड एकता मंच का नींव रखी और रामलीला मैदान 1 लाख लोगों का।
तो फिफ्थ शेड्यूल की मांग आपकी वहीं से आई, या फिर फिफ्थ शेड्यूल कैसे फिर आपके कॉन्सेप्ट आया कि फिफ्थ शेड्यूल की बात की जाए, इसके इस मुद्दे को आप कैसे लेकर आए? उस टाइम तो देखिए, उस टाइम तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी एक माँग भू कानून की है, एक माँग हमारी नदी या जंगल पे अधिकार की है, एक माँग हमारी आरक्षण की है। इस प्रकार से 5 मुद्दे हमने उस टाइम लिखे थे, जितने उस टाइम पे हमारे संगठन को नॉलेज था। लेकिन 5th शेड्यूल की माँग हम लोगों ने 2 साल पहले उठाई है। अच्छा। और वो इसलिए क्योंकि यही एक घटना जो दिल्ली में हुई थी किरण नेगी का, सेम घटना इस टाइम उत्तराखंड में हुई, अंकिता भंडारी के साथ। आज उनकी सुनवाई भी होने वाला है, उनको भगवान करे उनको जो अपराधी है उनको फांसी की सज़ा हो, आज सुनवाई होने वाली है उसकी। उस घटना के बाद हमें ये समझ आने लगा कि शायद हमें ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, जिस मुद्दे से उत्तराखंड के लोगों का विकास की तरफ रास्ता बढ़े, जो कि हमें दिख नहीं रहा था कई सालों से। और मैं तो ये कहता ही हूँ कि उत्तराखंडी लोग क्या है, जो गाँव से निकलते हैं और दिल्ली जाते हैं, 15-20 साल संघर्ष करते हैं मैक्सिमम, और फिर 100 गज और 50 गज का एक प्लॉट खरीदते हैं और उसमें ज़िंदगी सर्वाइव करते हैं। वो उनकी बड़ी उपलब्धि हो जाओ। वो उसको उपलब्धि मानते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ इसमें। पर मैं एक चीज़ समझता हूँ कि इस प्रकार का चीज़ सिक्किम ने क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं 50 गज़ के प्लॉट लिए? या हिमाचल के लोग क्यों नहीं दिल्ली में इस प्रकार से घुसे? और लोगों क्यों नहीं हुआ? तब हमें समझ आने लगा कि सारा जो पहाड़ी समुदाय है, कश्मीर से लेकर और सिलीगुड़ी तक, इनमें से किसी भी समुदाय ने माइग्रेशन नहीं करी, और माइग्रेशन करी है सिर्फ़ उत्तराखंड के लोगों ने। तब और डिटेल से स्टडी करी, एक हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, एक रिसर्च टीम बनाई, उस रिसर्च टीम के अंदर बड़े-बड़े विद्वान हैं। ये चाहे जिन्होंने हमें गाइडेंस भी दी, चाहे डॉक्टर अजय रावत जी हो, या लेफ्टिनेंट जनरल गब्बी सिंह नेगी जी हो, या टीकाराम साहब जी हो, बहुत विद्वान विद्वान लोगों ने हमें हर चीज़ के बारे में जानकारी दी। और मोर देन हमने कम 100 से ज़्यादा किताबें भी पढ़ी, संविधान पढ़ा, अपने उत्तराखंड से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट पढ़े, तब जाके हमें समझ आया कि उत्तराखंड के पहाड़ों में एक ही संविधान है जो बना हुआ है, 5th शेड्यूल, वो लगना चाहिए था और लगा भी हुआ था उत्तराखंड। तो आपका कहना है वो बना हुआ था ऑलरेडी? पहले से ही था, अंग्रेजों के टाइम पे हमें वो कानून मिल गया था, लेकिन उस जब भारत का संविधान बना तो संविधान के हिसाब से तो कानून चेंज होते हैं। लेकिन हमें डीकमीशन करने से पहले, इस कानून को डीकमीशन करने से पहले हमें उस दायरे में नहीं रखा, हमें उससे हटा दिया। अब जैसे एग्ज़ाम्पल है कि जौनसार एक टाइम पे नॉन रेगुलेटेड एरिया में होता था, और गढ़वाल और कुमाऊँ पूर्ण बहिष्कृत, सॉरी अर्ध बहिष्कृत क्षेत्र में होता था, और गढ़वाल और कुमाऊँ पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र में होता था। तो ये पैमाने के हिसाब से तो सबसे पहले ट्राइब का अधिकार गढ़वाली और कुमाऊनी को होना चाहिए था। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे जौनसार को भी मिला है, पर इसी प्रकार का कानून हमारे गढ़वाल और कुमाऊँ को भी एक ट्राइब का दर्जा उस टाइम मिल जाना चाहिए था, जो हमारे पास पहले से ही था। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो जंगल हमसे छीने तो 1972 में ही छीने। बिल्कुल। तो अभी जो लड़ाई हमारी है कि जितनी भी मांगी ग्राउंड में चल रही है, चाहे मूल निवास की हो, भू कानून की हो, या जंगल पे अधिकार की हो, चाहे देहरादून से कोई लड़ रहा हो, चाहे गाँव से कोई लड़ रहा हो, उसका एक ही समाधान है, 5th शेड्यूल। ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि एक-एक ख्वाब है हमारा, नहीं, इम्प्लीमेंटेड है। ये गुजरात में इम्प्लीमेंटेड है, जहाँ पे 2011 की जनगणना के हिसाब से 86 लाख लोगों को मिला हुआ है। ये राजस्थान में इम्प्लीमेंटेड है 5th शेड्यूल, जहाँ 1 करोड़ लोगों को मिला हुआ है। ये हिमाचल में इम्प्लीमेंटेड है, जहाँ पे 43% भूमि पे वहाँ पे लोगों को 5th शेड्यूल मिला हुआ है। इसी प्रकार से अन्य और राज्यों में भी है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर जाएँगे तो वहाँ 6th शेड्यूल है 4 राज्य पे, और बाकी जगह 371 है, इनर लाइन परमिट है। तो वो 7 सिस्टर है, उनका पूर्ण अधिकार है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो सोनम वांगचुक देवी 6th शेड्यूल की माँग करी है। और और उन्होंने तो अभी इतनी लंबी लड़ाई वो लड़ रहे हैं हाँ, उसके पे। वो लड़ी, उनमें कामयाबी भी मिली हमको, काफ़ी सारी कामयाबी मिली है, और 4 साल में ये संघर्ष हुआ है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है मतलब। तो जैसे अभी आप एक चीज़ बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वो जो आपने कहा गढ़वाली और कुमाऊनी, और हम लोग ट्राइबल स्टेटस की हम जो डिमांड कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा आप मुझे पहले ये बताएँ कि ट्राइबल स्टेटस में आने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? अगर हम इस माँग को कर रहे हैं, तो क्या हम उसको, मतलब मेरा ये कहना है कि हम उसको फुलफ़िल भी कर रहे हैं उन चीज़ों को? बिल्कुल, 100%। हाँ, तो उसमें क्या चीज़ें हैं? हमने इसके लिए और अध्ययन किया डिटेल्स में उस टाइम पे, तो लूकर कमेटी जो 1965 में बनी थी, जी। उस लूकर कमेटी के 5 पैमाने हैं। ये 5 पैमाने हैं, और उस पैमाने में पहला पैमाना है कि भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग होनी चाहिए, जैसे जटिल है। एग्ज़ाम्पल है जंगल, नदी, पहाड़, दूर-दराज केंद्र होने चाहिए, जो हमारे यहाँ हो। अगर आप गाँव को देखेंगे तो एक गाँव यहाँ, एक गाँव दूसरी जगह, उसके बीच में जंगल है, और उन जंगलों में जानवर चलते हैं।
दूसरी है एक विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए। तो गढ़वाली कुमाऊनी सिर्फ़ और सिर्फ़ गढ़वाल और कुमाऊँ में बोली जाती है। वो हिमाचल में या फिर म महाराष्ट्र में नहीं बोली जाती। और उनका एक कल्चर भी है और उनकी एक पारंपरिक एक अपना त्योहार का मनाने का भी है और चाहे गास हो बग्वाल हो, इस प्रकार के बहुत सारे त्योहार हैं। तीसरा एक सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए। तो मैं जब सामाजिक पिछड़ापन की बात करता हूँ, तो आज भी आपने देखा होगा, मैं इसको ऐसे ही परिभाषित करता हूँ। जैसे आज भी हमारे गाँव में जब किसी को इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो कंधे में लेके जाना पड़ता है। ये हमारे कुमाऊँ और गढ़वाल में होता है। तो ये एक समाज का एक पिछड़ापन है जहाँ पे ध्यान नहीं दे आज भी ऐसे स्कूल है, देखा जाए, जहाँ पे 10-10 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 8-8 टीचर्स हैं और वो कुछ ही सालों में स्कूल बंद हो जाता है। बहुत सारे स्कूल्स तो ये रिपोर्ट भी आई थी कितने हजार स्कूल हमारे बंद हो गए। हाँ, तो अगर आप देखोगे इसी प्रकार से बहुत सारा सामाजिक पिछड़ापन वहाँ पे है और एक पिछड़ापन जो मैं समझता हूँ जिसे कहते हैं कि अगर समाज से पिछड़ापन नहीं है, तो ये जो जनसंख्या जो देहरादून में जाके दिल्ली में 25 लाख, देहरादून में भी आई है, कोटद्वार में भी आई है, मुंबई भी गई है, क्यों जा रहे हैं फिर? इसी सामाजिक पिछड़ापन सारे के उनके लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं है, सबसे बड़ा कारण तो रोजगार। रोज़गार है। ये बिल्कुल पिन पॉइंट गया, रोज़गार कहाँ से मिलेगा? रोज़गार एक एक भारत के बनाई गई एक पैमाने, एक प्रणाली होती है जिसके माध्यम से मिलता है। अगर आप नोटिस करोगे तो जब आपको और मुझे जंगल पे अधिकार मिलेगा, नदी पे अधिकार मिलेगा जो 1972 तक हम पे थे, तो उसके माध्यम से तो रोज़गार का सारा अधिकार हमारे पास होना चाहिए था। लेकिन यहाँ उल्टा है कि खनन श्रीनगर में बाहर की कंपनियाँ करती है और जो वहाँ का जो उत्तराखंडी है, मैं उत्तराखंडी भी नहीं कहूँ, गढ़वाली कुमाऊँ नहीं कहूँगा, वो बाहर की तरफ पलायन कर रहा। तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? तो 5th शेड्यूल एक प्रावधान है। 5th शेड्यूल के अंदर कानून आता है कि जिस भी इलाके में 5th शेड्यूल लग जाता है, वहाँ पे सबसे पहले नदी और जंगल में अधिकार जो होता है, वो लोकल लोगों का। तो रोज़गार मिल गया और ये ऐसे नहीं, जौनसार में ऐसी है। जौनसार से जो टॉस नसी की नदियाँ हैं, उस नदी से रेत निकालने का कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं लोगों को मिलता है। तो जैसे आप जौनसार की बात कर रहे हैं तो उनको वो ट्राइबल स्टेटस में है, 5th शेड्यूल में नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। हाँ, तो जो आप बात कर रहे हैं और आपने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थिति होनी चाहिए, जो जितने भी आपने पॉइंट्स बोले हैं, तो अगर हम उत्तराखंड को देखें तो हमारे पास बहुत सारा प्लेन एरिया भी है। जैसे मैं क्या हम कहूँ जैसे हरिद्वार वाला पार्ट हो गया, देहरादून का कुछ पार्ट हो गया, इसमें क्लियर है देखिए। नहीं, तो हम उसको लेकर भी हम 5th शेड्यूल की नहीं, बात कर नहीं, नहीं, ये क्लियर है। हमारा जो है उत्तराखंड के पहाड़ी प्रकृति रूप से जो पहाड़ी इलाका है उसमें जो गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय रहता है, उन्हीं को ही ट्राइब की माँग है क्योंकि 7 समुदाय में से 5 को ऑलरेडी ट्राइब का दर्जा मिल चुका है। अच्छा, चाहे आप जौनसारी ले लीजिए, भोटिया ले लीजिए, राजी ले लीजिए, थारो ले लीजिए, बॉक्सर इनको मिल चुका है। 2 ही समुदाय बचे हैं गढ़वाल को, तो उनके लिए माँग तो उनके लिए हम इसे डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, इसी पे मैं आगे एक चीज़ आऊँगी, जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ समुदायों को ऑलरेडी मिल गया, जिसमें जौनसारी हो गया, इनको एसटी का दर्जा मिला हुआ है, पूरे एरिया को मिला हुआ है। तो अगर हम गढ़वाली और कुमाऊनी को और अब हम बात करते हैं, तो उनके साथ वो स्टेटस रहेगा, उस स्टेटस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम 5th शेड्यूल की बात कर रहे हैं या हम गढ़वाली कुमाऊनी के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगी। देखिए, उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट रहेगा कि अगर सपोज़ ये गढ़वाली कुमाऊनी को ट्राइब का दर्जा मिलता है और रवाई को भी मिलता है या उसके बगल में और भी समुदाय हैं, जिनको नहीं मिला उनको मिलता है, तो वो जो चक्राता वाला क्षेत्र है उसके अंदर लगा लीजिए कि 5th शेड्यूल लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालाँकि मैं ऐसा समझता हूँ या हमारी टीम ऐसे समझती है कि 5th शेड्यूल की डिमांड चक्राता को करनी चाहिए। अच्छा, ये ऐसा क्योंकि ये 2 डिमांड है। पहली डिमांड है कि उत्तराखंड के गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय को ट्राइब के अंदर लाया जाए और उसका सिंपल सा पैरामीटर है कि अगर गढ़वाल क्षेत्र के अंदर 50% से ज़्यादा लोगों को ट्राइब मिल जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ 5th शेड्यूल लागू हो जाता। ये है। तो 5th शेड्यूल लगाने का प्रावधान भारत सरकार का है। हम सिर्फ़ वहाँ लिख के दे सकते हैं कि हमारे इलाके की जनसंख्या 50% से ऊपर है, यहाँ 5th शेड्यूल लगना चाहिए। लेकिन ट्राइब माँगने का अधिकार हमारा पहले। तो उसके लिए जो लूकर कमिटी के पाँचों पैरामीटर है, वो हम क्वालीफ़ाई करते हैं और उसी के माध्यम से हमने ये कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा-सा मैं ये भी जानना चाहूँगी, जिन्हें ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ है, उन्हें फ़ायदे मिल रहे हैं हमसे अलग? या हाँ, बिल्कुल। किस तरह के फ़ायदे उन्हें? एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ। इवन चक्राता के जो विधायक हैं उन्होंने खोल के कहा इस बात को और ऐसा सामाजिक संविधान के रूप में भी है कि जिस प्रकार का दोहन गढ़वाल और कुमाऊँ के अंदर हुआ है, ज़मीनों का या अतिक्रमण हुआ या नदियों का या खनन का, इतने बड़ा खनन कभी भी जौनसार में नहीं होता। क्योंकि वो ट्राइब के अंदर आ रखा हुआ क्षेत्र पूरा। मतलब उनके रूल्स, रेगुलेशन सब वो लोग डिसाइड बिल्कुल।
इवन जंगलों में हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अधिकार ट्राइब के माध्यम से उनके पास है। दूसरा मूल निवास 1950 की जो डिमांड ग्राउंड में उठाए वो तो जॉन सार के पास पहले से है। और भू कानून जॉन सार के पास 100% वाला भू कानून है। तो अगर हम बोलें कि जॉन सार के पास जो भू कानून है, जो मूल निवास है, जो नदी और जंगल पर अधिकार है, वही तो चाहिए गढ़वाल और कुमाऊँ को। तो जैसे 1950 जो आप ये कानून की जो बात कर रहे हैं, तो मूल निवास जैसे ट्राइब्स को मिला है, तो क्या वो जनरल कैटेगरी को कभी नहीं मिल सकता। क्यों? उसके लिए एक एक प्रावधान होता है। देखिए, संविधान के हिसाब से 2 ही नोटिफ़िकेशन निकलेगी। और दोनों नोटिफ़िकेशन एक एससी के लिए निकली है, मेरे हिसाब से 8 अगस्त के आसपास, 6 अगस्त के आसपास है, और एक एसटी के लिए निकली सितंबर में। इनको मूल निवास 1950 का कट ऑफ मिली हुई है। अगर हम ये बोले कि जनरल को क्यों नहीं, तो पहले ही ये क्लियर है कि एससी के साथ भेदभाव हुआ है और एसटी की एक विशेष संस्कृति है, और इनको आरक्षण के माध्यम से ऊपर लाने का ये भारत सरकार का उस टाइम एक पैमाना था। लेकिन जनरल के लिए तो आज तक कभी पूरे देश में कोई कट ऑफ नहीं बनी। तो हम अगर जनरल के लिए कट ऑफ मांग रहे ग्राउंड में, तो हम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हम अंधेरे में दूर तक चले जा रहे हैं और उसका कोई अंत नहीं है। तो ये मेरे हम लोग उत्तराखंड एकता मंच ने पूर्ण रूप से खारिज कर रखा है कि मूल निवास 1950 ट्राइब स्टेटस मिलने के बाद ही मिलता है। जनरल कैटेगरी के कभी नहीं लग गया। तो फिर जो हम ये मूल निवास की जो हम ये आंदोलन हमारे यहाँ चल रहे हैं कि मूल निवास, भू कानून, तो फिर मुझे लगता है ये सब इनका क्या रह जाएगा फिर? इनका कोई मतलब ग्राउंड पे कोई रियलिटी में ये काम करेंगे या मिलेगा या नहीं? ये कभी नहीं मिल सकता। आपका ये कहना है जो हम आंदोलन कर रहे हैं फिर वो मिलेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं मिल सकता। अच्छा। और जो भू कानून है, जो उस टाइम मूल निवास की मैंने क्लियरली बात कर दी है कि हमारी टीम ने बहुत डीप लेवल पर रिसर्च करा। हमने इवन सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बात करी है, उनसे कंसल्ट भी किया, बहुत लॉयर से। मूल निवास 1950 की कट ऑफ सिर्फ एससी समुदाय और एसटी समुदाय को मिलती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये जो आंदोलन चल रहा है 90 जो मूल निवास, भू कानून को लेकर, तो वो व्यर्थ है फिर? अब मेरे हिसाब से अगर हम इस वाले आपके वाले जो ये 5th शेड्यूल या ट्राइबल स्टेटस की मांग नहीं करते? उनको तो ऐसा करना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी काफ़ी लोगों से बात भी करा हूँ, हाँ, हाँ। थोड़ा-सा आप कि मूल एलाबोरेट होके हाँ, आप बताएँ। मूल निवास 1950 और भू कानून के अगर वो डिमांड कर भी रहे हैं, तो ब्रैकेट ओपन करके उसमें 5th शेड्यूल लिख दें और ब्रैकेट क्लोज़ कर दें। अच्छा। तो उनका आंदोलन ही सक्सेस है। लेकिन अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि जनरल कैटेगरी को मूल निवास 1950 दो, तो ये कभी नहीं हो सकता। हम इस चैनल पे भी बोल रहे हैं, आपके सामने भी बोल रहे हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ, मूल निवास 1950 और हाँ, जनरल कैटेगरी में मिल जाए, तो वो हमारे साथ डिबेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों है कि ये मिल ही नहीं सकता है? वो संविधान अच्छा। संविधान के अंदर प्रावधान है, जनरल कैटेगरी के अंदर नहीं है। मैं एक एक छोटा-सा अभी यही क्वेश्चन आपने मुन्ना सिंह चौहान जी से पूछा, और वो ट्राइब के क्षेत्र से आते हैं। और जब आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मूल न्यास की माँग है, और वो ये बोल रहे हैं कि मूल न्यास के ऊपर अभी अध्ययन कर रहे हैं, अभी हमें इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। तो मैं ये निवेदन करता हूँ उनसे कि वो अपना ही सर्टिफ़िकेट दिखा दें कि क्या कट ऑफ 1950 उनको मिली हुई ऑर्डर? अगर उनके पास मिला हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अलावा एससी के पास है और किसी के पास नहीं है। हमें उत्तराखंड में एक प्रमाण मिलता था, मूल निवासी है, मूल निवास प्रमाण पत्र। लेकिन उस प्रमाण पत्र के अंदर कभी भी 1950 नहीं लिखा हुआ था। सिर्फ मूल निवास प्रमाण पत्र लिखा हुआ था। उससे कुछ नहीं मिलता था। उससे सिर्फ आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में और छोटी-मोटी उसमें आपको लाभ मिलता था, खत्म। तो तो एक चीज़ और है जैसे हमारा ये है कि ट्राइबल स्टेट तो क्या गढ़वाली और कुमाऊनी जो हम लोग हैं, क्या हम उस ट्राइबल अगर हम माँग करते हैं, तो हम उसमें एलिजिबल हैं उसमें आने के लिए? गढ़वाली और कुमाऊनी जो हम नहीं अलग से अगर मैं इनकी बात करूँ, हाँ, बिल्कुल। वो बोला ना लोअर कमिटी के 5 पैरामीटर है। उन्हीं 5 पैरामीटर को ये हमने इसलिए करा कि हमने खाटी समुदाय के जिनको ट्राइब का मिला है, अभी एक आध क्वेरी उन पे लगी है, पर उनको ट्राइब का मिल चुका है। अच्छा, ये हिमाचल के हैं हिमाचल ने जहाँ और 5 विधानसभा के अंदर है। तो अभी हमारे यहाँ राज्य में भी मिला है। वो ओबीसी मिला है। अच्छा, हाँ, वो ओबीसी में ही है। हाँ, उसमें भी थोड़ा-सा डिले आई। तो उन्होंने जब उनसे हमने डिटेल्स में बात करी कि आपको कैसे मिला? तो उन्होंने बोला हमें 5 पैरामीटर थे, हम उसको फुलफिल करते थे और हमने ये बताया कि हम यहीं के रहने वाले हैं। और फिर उनको इतनी लंबी लड़ाई के बाद उनको ट्राइब का स्टेटस मिल गया। लूकर कमेटी के 5 ही पैरामीटर हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ये नॉन रेगुलेटेड एरिया था, यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था थी या फिर यहाँ पे 5th शेड्यूल लागू था, ये ऑप्शनल बातें हैं। ये तो हम भारत सरकार को दे ही रहे हैं, जब देंगे। इम्पोर्टेंट बातें हैं, भारत सरकार
लूकर कमेटी की मानती है। तो एक चीज़ जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्राइबल स्टेटस की, अगर हमें ट्राइबल मिल जाता है, तो हमें 5th शेड्यूल मिल जाएगा। और अभी हमने देखा जो कुछ है जैसे आपने कहा 7 सिस्टर्स उनको 6th शेड्यूल मिला हुआ है। तो ये 5th और 6th शेड्यूल में क्या बेसिक अंतर है? थोड़ा-सा आप इस पर भी बताएँ। और क्यों नहीं हम 6th को कर रहे हैं, हम 5th को ही क्यों कर रहे हैं? इसका सिंपल सा पैरामीटर है कि अगर आपके क्षेत्र में मोर देन 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन पहले से है, देन यू आर तब आप एलिजिबल हैं 6th के, फिर 6 के लिए। हमारे उत्तराखंड में जो 4% का एसटी का है, उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है जातिगत जनगणना के बाद। हो सकता है ये 1% हो जाए। तो 4% है तो 50 तो है नहीं, तो 6 की कैसे डिमांड कर सकते हैं? हम 5th की डिमांड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5th में भी आपका कहना है कि 50 कुछ परसेंट होना चाहिए, 50%। वो हो जाएगा ना। अच्छा। वो जैसे ही गढ़वाली और कुमाऊनी को ट्राइब का स्टेटस मिलेगा, तो गढ़वाल क्षेत्र में, कुमाऊँ क्षेत्र में मोर देन 50% गढ़वाली कुमाऊनी ही तो रहता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे हम लोग जो है वो ट्राइबल स्टेटस की हम माँग कर रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है ये हम एक पिछड़ेपन की तरफ जा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर ऐसा लोगों के मन में ये नहीं आएगा हम ट्राइबल हम तो भई मॉडर्न है, हम ट्राइब्स की तरफ हम अब स्टेटस माँग रहे हैं? नहीं, नहीं। हुँ, आप इसको ऐसे समझिए कि जो नदियाँ हम स्वच्छ करने की बात करें, जिसमें भारत सरकार बहुत सारा लाखों करोड़ों का पैसा खर्च कर रही है, वो नदियाँ स्वच्छ हो जाए। जो व्यक्ति उत्तराखंड को छोड़ के प्लेन्स में जा चुका है और इन पहाड़ों की सुरक्षा के लिए अब बात कर लीजिए, क्योंकि ये चाइना से लगता एक बॉर्डर है, हाँ, नेपाल भी बॉर्डर में है। नेपाल बॉर्डर में, वो घर वापसी कर जाए। ये भारत सरकार इस पे कर नहीं रही है क्या? कर रही है। अभी आपने नोटिस किया होगा, भारत सरकार ने बोला कि हम 100 पर्यावरण स्थल बनाएँगे बॉर्डरों पे। वो क्यों बनाना चाहते हैं? वो इसीलिए बनाना चाहते हैं ताकि जनसंख्या उस तरफ रहे। तो ये 5th शेड्यूल रिवर्स माइग्रेशन करवा रहा है। तो रिवर्स माइग्रेशन इस प्रकार से है कि अगर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर उत्तराखंड के पहाड़ों को ट्राइब का स्टेटस मिलता है, तो ट्राइब का स्टेटस मिलते ही लोग अपने आधार कार्ड, वोटर कार्ड उत्तराखंड की तरफ शिफ्ट करेंगे और जैसे ही उत्तराखंड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो उनके कागजी रिवर्स माइग्रेशन हो जाएगा। कागज़ी मीन है। कागजी मेन है, क्योंकि भारत सरकार तो वही बोलती है कि तुम्हारे गाँव में 200 लोग रहेंगे, ये उत्तराखंड सरकार की 200 रहेगी तभी मैं रोड लाऊँगा। तो वो रोड तभी बनेगी जब कागजी में 200 लोग होंगे गाँव में। हो सकता है पैरामीटर अभी मैंने सुना है 100 कर दिया, पर ये है। तो रिवर्स माइग्रेशन आपका नदी को स्वच्छ करने का, ये सब कुछ इसी के अंदर होता है। 50% का आपको पहाड़ में आरक्षण, 60.5% सेंटर में, नदी और जंगल से 3 लाख से ज़्यादा रोज़गार को मिल रहा है। तो क्या ये नहीं चाहिए हमें? बिल्कुल। और इसी मुझे से लगता है अगर ये मिल जाता है और जैसा आप बता रहे हैं कि हमारी जो आईडीज़ हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएँगी, तो फिर हमारा जो ये परिसीमन वाला जो मुद्दा है शायद इस पे भी ये 100% रिज़ॉल्व हो गया ना। प्रूव हो जाएगा फिर। परिसीमन तो सिंपल सी बात है, जितनी जनसंख्या बिल्कुल। वही है। तो जनसंख्या का वोट, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड जब पहाड़ में रहेगा तो परिसीमन का मुद्दा रिज़ॉल्व हो गया, आपकी सीटें नहीं कटेंगे। नहीं तो मेरा ऐसा मानना है कि जातिगत जनगणना अगर हुई, तो दिक्कत आ जाएगी आगे। उत्तराखंड को दिक्कत आ जाएगी। अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं वो, ऐसा मानना है। जैसे मैं जातिगत जनगणना का बताता हूँ, अगर जातिगत जनगणना होती है, तो उत्तराखंड के पहाड़ों में 60% का आरक्षण हो जाएगा और 60% सीटों पे रिज़र्व लोग ही चुनाव लड़ेंगे। तो फिर गढ़वाली का मामला कहाँ जाएगा? चाहे ओबीसी की मिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अभी तो लड़ाई इसकी चल रही है कि हमें मूल निवास चाहिए, बाद में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हम उत्तराखंड के हैं। लड़ाई उसकी चलेगी कि हम उत्तराखंड के हैं। मतलब आपको अब ऐसा नज़र आने ऐसा दिख रहा है बिल्कुल। अच्छा। तो जो हम अगर ये हम माँग करते हैं 5th शेड्यूल की और ये होता है तो इसके लिए मुझे लगता है अगर मैं आपके अनुसार बात करूँ, तो फिर जो ये मूल निवास, भू कानून और जो हम ये अलग-अलग मंचों से अलग-अलग तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, मुझे लगता है अगर हम इसको कंबाइनली देखें, तो सबका हल 5th शेड्यूल है। 5th शेड्यूल है। तो इसमें क्या पैमाने होने चाहिए? मतलब जैसे अगर हम जैसे आप कह रहे हैं ना कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, जो ट्राइबल में अभी नहीं हैं, तो आपका ये कहना है कि हम उन पैमानों पे जो आपने बताई है ल्यूगर कमेटी का ये क्लियर है, बड़े-बड़े विद्वानों से डिस्कस भी है। जिनको ट्राइब का अधिकार मिला उनके पास भी हो चुका है। लूकर कमेटी के पाँचों पैरामीटर गढ़वाली कुमाऊनी समुदाय पूर्ण रूप से फुलफिल करते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेटर ड्राफ्ट में चल रहा है, भारत सरकार में सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद वो लिस्ट आउट हो जाएगी किन किन को ट्राइब का दर्जा मिलेगा, भारत सरकार डिसाइड करेगी। हमारा काम है समुदाय का डिटेल्स देना। उसके हम जल्द ही घोषणा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि किन किन के लिए हमने डिमांड करी है गढ़वाली के अंदर, कुमाऊनी के अंदर। अब जैसे ऐसे तो नहीं हो सकता,
अब मैं एक जगह मीटिंग कर रहा हूँ, वो कह रहा है मैं तुम कौन? कहता है मैं गढ़वाली पंजाबी हूँ। तो मैंने बोला या तो तुम पंजाबी या तुम गढ़वाली हो। हाँ, तो ये गढ़वाली कह रहे मैं आज़ादी से पहले उत्तराखंड में आ गया था। तो मैंने तुम गढ़वाली पंजाबी बन गए फिर क्या? तो आने वाले टाइम पे क्या होगा? गढ़वाली गुजराती, गढ़वाली जाट, गढ़वाली वो, तो फिर तो गया ना फिर सारा। फिर हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम वाक़ई में हम हैं यहाँ के वो। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, हमारा ऐसा मानना है कि सारे पैमाने हम फुल करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है और ये लड़ाई 100% जीती हुई है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने ट्राइब का किसी भी पहाड़ी समुदाय ने ट्राइब का एप्लीकेशन लगाया और रिजेक्ट हुई है या नहीं मिला, सबको मिला है। सोनम वांगचुक को तो 4 साल में मिल गया, जो कानून उन्होंने माँगे। चाहे उनके लोकसभा आयोग में 90% का रिज़र्वेशन हो, चाहे उनका लैंड एंड रिफॉर्म बिल बनने जा रहा हो, एक ड्राफ्ट बनने जा रहा है। हो सकता है उनको पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाए, उन्होंने तो 4 साल में जीत ली। पता नहीं हमारे यहाँ उत्तराखंड में ये लोग बोलते हैं कि मैंने 1-2 लोगों को सुना कि 5th शेड्यूल मिलना बड़ा टफ है। अरे! हाटी समुदाय को 2019 में हिमाचल सरकार ने रिकमेंड किया और उनको मिल गया। तो उत्तराखंड सरकार अगर रिकमेंड करेगी तो हमें भी मिल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? एक चीज़ मेरे दिमाग में और आ रही है कि हम लोगों ने आप लोग जानते हैं हम लोग यूपी में थे, यूपी का पार्ट थे, फिर हमने उत्तराखंड के लिए भी आंदोलन उस समय क्यों नहीं हमने जब हम उत्तराखंड को लेकर हम माँगे कर रहे थे, तो उस समय भी हमने 5th शेड्यूल की कोई माँग नहीं रखी? अब एक्चुअली उस टाइम 5th शेड्यूल जैसी ही माँगे थी अच्छा। कि आरक्षण दो, नदी जंगल पे अधिकार दो, हमारे हमारे जंगलों पे हमारे पूर्ण अधिकार हो, बहुत सारी चीज़ उस टाइम है। लेकिन उसका एक तरह से संवैधानिक रूप नाम नहीं था, किसी को नहीं पता था। और संवैधानिक नाम जो है, जैसे हिमाचल के अंदर 5th शेड्यूल है या सेक्शन 118 है, तो हमारे उत्तराखंड में तो ऐसी कोई कानून होना चाहिए था। तो वो कानून हम राज्य माँग रहे हैं, तो मैं तो सोने पे सुहागा ऐसे माँगता हूँ, राज्य माँग लो, लेकिन राज्य के साथ 5th शेड्यूल भी माँग लेना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि उस वक़्त अगर हम ये डिमांड करते तो शायद अब तक हो सकता है ये मिल चुका होता, मिल चुका है। जिस अकॉर्डिंग आप बता रहे हैं। हाँ, इवन हिमाचल में भी वाइस परमार जी ने माँग उठाई थी कि मेरे पूर्ण हिमाचल को 5th शेड्यूल के अंदर डालो, पेसा एक्ट के अंदर डालो। पर उनको बोला गया कि आपका 43% भूमि को ही 5th शेड्यूल में डालेंगे, बाकी जगह भू कानून लगा देंगे स्ट्रॉन्ग वाला कि बाहर का कोई व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीदेगा। और हमने जो राज्य माँगा, वो तो 94 में जो घटना हुई, राज्य हमें 2000 में मिला और बिना किसी संवैधानिक कानूनों के साथ मिला। तो खिलवाड़ तो होना ही था इस धरती से। तो लोगों ने आ के इसके अंदर जो हाहाकार मचा रखा है, अब तो ऐसा है कि घड़ा फूटने वाला है। अब ये नहीं चाहते तो फिर अब नहीं चेते तो खत्म। ये ये लास्ट लड़ाई है जो आप और हम ये जनरेशन लड़ रही है, इसके बाद नहीं होंगे। हमारे यहाँ के नेता लोग हैं, वो किस प्रकार के लोग हैं? वो ये कहते हैं कि हम वो खुद ही कहते हैं, वो क्या नाम है उनका मैं भूल जाता हूँ एमएलए का अभी कहाँ शहीद नियाल जी बिहार से हम हैं। के बहुगुणा बिहार से आए हैं और ये बंगाल से आए हैं और ये नेगी जी राजस्थान से आए हैं। अरे भाई! जिस धरती का तुमने अन्न खाया है, जिस धरती से तुम पैदा उसके लिए तुम ऐसा बोल रहे हो, उसको अपमानित कर रहे हो उस धरती को। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार के नेताओं को हमारी जनता को कभी भी सत्ता में नहीं भेजना चाहिए। यही लोग हैं जो तुम्हें तुरंत कुछ ही महीनों में भारी साबित कर देंगे। तो हम इनका पूर्ण बहिष्कार करते हैं, इस प्रकार के नेताओं को जो हमें भारी साबित करते हैं। तो जैसे आप लोग ये अभी आप इसके लिए 5th शेड्यूल के लिए जो आप लोग अपने जो एकता मंच आपका उत्तराखंड एकता मंच, वो किस तरह से कार्य कर रहा है? कैसे आप लोगों को फिर अब क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को 5th शेड्यूल नहीं भी मालूम है कि 5th शेड्यूल प्रॉपर है क्या? अब अभी तो ऐसा है कि हम लोगों ने 137 के आसपास मीटिंगें कर ली है ऑल ओवर इंडिया में और 21 सितंबर को हल्द्वानी के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है। अच्छा। ये पहला जनसभा होगी 21 सितंबर को हल्द्वानी में 12 बजे और उस हल्द्वानी के इससे मुझे लगता है कि कुमाऊँ के अंदर सबको पता चल जाएगा। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी जनसभा देहरादून के अंदर होगी, जिससे गढ़वाल को पता चल जाएगा पूरा का पूरा। तो जन जागरण अभियान अभी चल ही रहा है। हमारा मेन उद्देश्य है कि पहले उन लोगों को तो समझाएँ, जो इंटेलेक्चुअल मास्क है। तो उनको ऑलमोस्ट उन्होंने वही हमें खुद मीटिंग के लिए बुलाते हैं। फिर हम उनको पूरा प्रेज़ेंटेशन देते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, तब उनको यकीन आता है कि हाँ, ये तो हम पे था, हमें माँगना चाहिए, यही हमारा अधिकार है। ऐसा कैसा हो गया? तो मैं जब सिंपल सा क्वेश्चन किसी से पूछता हूँ कि ज़रा बताइए कि कौन-सा पहाड़ी इलाका है जहाँ आप भूमि खरीद सकते हैं? आप हिमाचल नहीं खरीद सकते, लद्दाख नहीं खरीद सकते, कश्मीर नहीं खरीद सकते, आप सेवन सिस्टम में नहीं खरीद सकते, तो बचा कौन? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हर कोई व्यक्ति ज़मीन खरीद सकता है।
चाहे आपके भू कानून के हिसाब से तो मेरे हिसाब से 250 स्क्वायर मीटर ज़मीन खरीद सकते हैं, आपके भू कानून के हिसाब से। तो जो भू कानून दामी सरकार लगा रही है वो तो ऐसे ही मिलेगा। नहीं, लेकिन वो तो अगर आपने देखा होगा कि उसमें भी ये है कि नगर निगम में वो नहीं है, नगर निकायों में वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए तो फिर शेड्यूल सिर्फ वो कृषि भूमि और उनके लिए है। हाँ। और उसके बाद अगर आप जिस अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पलायन हो रहा है नगर निगम क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में, तो फिर तो उन ग्रामीण क्षेत्रों को भी मुझे वो तो फिर उसी दायरे में आ जाएंगे। फिर अब धीरे धीरे अगर मेरा ऐसा मानना है, जो हमें लगता है कि अम, सरकार तो कुछ भी करेगी, वो नगर निगम का इलाका बढ़ा देगी, वही मैं कह रही हूँ कि वो तो फिर बढ़ ही जाएंगे। बढ़ी जाएंगे। लेकिन इसका समाधान ही फिफ्थ शेड्यूल है, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल एक पूरे डिस्ट्रिक्ट पे लगेगा। अच्छा। तो आग वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, अगर मैं ऐसा समझूं, जो हमारी नॉलेज है, हो सकता है कि 2 ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बन जाए, एक गढ़वाल के लिए, एक कुमाऊं के लिए, तो पूरी जगह लग गया। जिन्होंने जमीन खरीद भी ली है, उनके लिए कानून आ जाएगा कि आप सिर्फ वापस ट्राइबल को ही बेच पाओगे, आप किसी दूसरे बाहर को नहीं बेच पाओगे। तो मैं तो उनसे ये निवेदन करता हूँ, मत ही खरीदो, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल लग जाएगा तो फिर आप ये बेचोगे, हम ही बेचोगे, और दाम का मुझे पता नहीं। तो अभी आपके अकॉर्डिंग क्या स्टेटस है हमारे यहाँ फिफ्थ शेड्यूल लगने में? मतलब कब तक हम इसमें सक्सेस अभी तो देखिए जी, सारा कुछ हो चुका है, लेटर ड्राफ्टिंग है, 1-2 महीने के अंदर लेटर भरा जाएगा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको बता देंगे कि एग्जैक्टली हम क्या-क्या डिमांड करने जा रहे हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग वहाँ सरकार के पास, सबसे पहले धामी जी के पास, क्योंकि वो राज्य के थ्रू ही रिकमेंडेशन लेटर मिलता है। राज्य रिकमेंड नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। तो धामी सरकार के ऊपर ही डिपेंड है हम, कि ये रिकमेंडेशन राज्य सरकार के माध्यम से सेंटर को जाएगी, और हमारा काम है सेंटर तक अपना पूरा कंप्लीट ट्राइब स्टेटस के लिए लेटर लगाना। ट्राइब स्टेटस मिल गया, फिफ्थ शेड्यूल बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। तो ये हमारा काम हो चुका है, लेटर जाना बाकी बस। तो रिसर्च पूरी हो चुकी है, लेटर जाना बाकी बस ये। तो आप यहाँ उत्तराखंड गवर्नमेंट को फिर आप हाँ जी। रखेंगे हाँ, उनको? सितंबर से पहले सब लोगों को लेटर जा चुका होगा। कितने पॉजिटिव हैं आप इसके? हम तो ऐसा मानते हैं कि एक बार माँगिए तो सही, 100% मिलेगा। आरटी ने माँगा, मिल गया। आपका कश्मीर ने इसी साल माँगा, तो उनको 32 लाख लोगों को मिल गया। और ये बात कर लेते हैं, और भी गोरखा समुदाय है, उनको भी मिल गया। जिस भी पहाड़ी राज्य ने ट्राइब का माँगा है, पिछले 5 साल में रिकॉर्ड उठा के लिए सबको मिल गया है। हमने मांगी नहीं। हमने माँगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों है कि हमें पता ही नहीं है क्या कि हमने मांगना क्या है? अगर मैं आपके अनुसार बात करूँ तो फिर ये निकल कर आ रहा है ब कि हम हम शायद 10 तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। मैंने पिछले चैनल में लोग गाल देने समय था, मैं बोलना भाई, तो वो तुम हम तक के लिए बोली कि हम लाटा छा, अरे तुम मेरी लाटा ही तो छो, कि 25 साल हुएगी यार, मेरे तो पता ही नहीं राज कन चला। तो राज्य बने हुए 25 साल हो गए, और हमें पता ही नहीं कानून क्या मांगना। तो ये मेरा लाटापन तो ही, और हम ढूंढ रहे हैं अपना जीवन बाहर देख रहे हैं। बिल्कुल। और जबकि देखा जाए तो सिक्किम की जो प्रति व्यक्ति आय है, 6.25 लाख है। तो फिर उत्तराखंड तो बिल्कुल सिक्किम से भी सुंदर राज्य है। यहाँ पे तो मतलब मैंने तो विजिट भी किया, मुझे लगता है हम तो फार बेटर हैं। बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा हैं सिक्किम से, हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज़ हैं। तो इतने टूरिज्म का है, स्पेशल टूरिज्म है, हमारे पास नदी से रेत निकालने का अधिकार मिले, हमें जंगल से अधिकार मिले, काफल 500 रुपए किलो मिल रहा है यहाँ पे देहरादून में। ये अधिकार हमें पूरे पहाड़ों पे हमें मिले। उसके अलावा भी और सारी जड़ी बूटियां हैं। इसके अलावा 400 तो फल जो है जमीन के अंदर उगते हैं, 175 प्रकार के फल जो पेड़ पे उगते हैं, जो जंगलों में होते हैं, उन पे सारा अधिकार हमें मिले। इतना सारा तो हमें वो तो हमारा अधिकार मिले। नहीं अधिकार। अभी हम अपने गाँव का, अपने खेत का कोले का डाला भी नहीं काट सकते, उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं, तो ऐसा मैं अगर ऑन कैमरा भी इस बात को बोल रही हूँ कि हम लोग कोटद्वार में रहने वाले हैं, हमारी जो है वो लालढांग क्षेत्र में कुछ ज़मीन है जिसमें खेती होती है। हाँ। तो अगर हम उस रास्ते जाते हैं चिल्लर खाल वाले से, तो हमें ही पर्ची कटवानी पड़ती है अपने खेत में जाने के लिए। हाँ, ये तो एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आप गढ़वाल में, कुमाऊँ में घूमिए, कि जो रास्ता पहले स्थानीय लोगों का था, उस रास्ते में एक बहुत बड़ा रिज़ॉर्ट बन गया है, या वो कोई बाहर के व्यक्ति ने खरीद लिए। अब हमें अपने गाँव वापस जाने के लिए घूम के जाना पड़ता है। और ऐसे भी प्रावधान है, ये कुछ ये मसूरी में भी है, जहाँ पे हमें 2-250 की पर्ची कटा के जाना पड़ता है। तो कानून तो वो तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट कर रही है ना इस टाइम पे। और ये कानून तो ट्राइब के लोगों को, अगर सिक्किम में है तो सिक्किम में बाहर के लोगों पे ये कानून लागू होते हैं, और जो सिक्किम का खुद का ट्राइब का इलाका का, उस पे कानून लागू नहीं होते। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए हमारे उत्तराखंड के लोगों को, हम गढ़वाली, कुमाऊनी लोगों को जिनको अभी तक ये स्टेटस नहीं मिला ट्राइबल का, तो ऐसा क्या करें कि हमें ये जल्द से जल्द मिले?
5th शेड्यूल ये। आप 5th शेड्यूल माँगे, बेहिचक माँगे, 100% मिलेगा। ये उतना ही ईज़ी है जितना ईज़ी भारत सरकार हमारे उत्तराखंड में यूसीसी लागू लगा देती है ना, उससे भी ईज़ी है लगना। यूसीसी बनाने के लिए भारत सरकार को बहुत करना पड़ा, कानून बनाने पड़े हैं। ये तो 1950 से बना हुआ है कानून। लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी अभी उत्तराखंड में। हाँ, वो किसी ने पूछा शायद ट्राइब के किसी नेता के पास, मतलब जौनसार के नेता हुआ, कि आपके यहाँ तो यूसीसी ना, ना हमारे यहाँ नहीं लगा हुआ यूसीसी। अच्छा, और पूर्ण रूप से उसका समर्थन भी करते हैं कि यूसीसी बहुत अच्छा है। तो फिर अपने क्षेत्र से हटवा दो ना। तो इस प्रकार के लोग यानी आपका एक तो अगर हम ट्राइब्स में आते हैं तो यूसीसी भी फिर हम पे नहीं हो लागू नहीं लागू होगा, नहीं होगा। क्योंकि वो ट्राइब्स तो उससे वो उसी दिन हुई हैं। उसी दिन हट जाएगा जिस दिन हमें ट्राइब का स्टेटस आज मिला, और आज सुबह 8 बजे मिला और रात को 12 बजे यूसीसी हट गया। जैसा आपने एक अभी मैंने जैसा आप कह रहे हैं कि 1931 से हम एक स्पेशल इस कैटेगरी में थे, फिर ये हटाया क्यों गया? वो तो जब कहते हैं ना कि जब नदियाँ जंगलों पे पूर्ण अधिकार लेना हो सरकार को, और आप नोटिस करेंगे कि हमारे यहाँ भारत का 25% मैग्नीसाइड यही पैदा होता है, उत्तराखंड के अंदर। फॉरेस्ट कवर और खड़िया पहाड़ हैं जो उत्तराखंड के अंदर मैक्सिमम यहीं होता है। या आप बात कर लीजिए हाँ, नदियों का नदियों का, या जंगलों से लीसु निकालने का काम, ये सब कुछ यही है। तो सरकार ने सारे जंगल हमसे छीन लिए 72 में, फॉरेस्ट एक्ट के अंदर लाके, वन पंचायत लगा के। तो आप जब हमसे जंगल ही छीन लिया हमारे से, तो फिर हमारा तो दुर्गति तो होनी थी उस दिन से। तो मैं ऐसा मानता हूँ, या आप ये समझिए कि जो जंगल हमसे छीन लिए हैं, उसको वापस दे दीजिए। हमारी ये मान्यता। बस, हमें नदी और जंगल पे पूर्ण अधिकार चाहिए, और वो सिर्फ़ तब मिलता है जब आपको ट्राइब स्टेटस मिलता। और बचाए भी हमने ही हैं ये। बचाए भी हमही ने। नहीं तो एक एमएलए हैं किशोर उपाध्याय जी, जो हमारे मुद्दे का भी समर्थन करते हैं। उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब तक ये जंगल हमारे पास थे तब इनमें आग नहीं लगती थी, हाँ, और जब से जस 72 से सरकारों ने अब ये जंगल हमारे छीन लिए हैं, अभी जंगलों पे आग भी लगती है, तो लोग ये बोलते हैं कि हमने किले जान, ये जंगल तो सरकार छन, हमारा तो नहीं छन। हमारी कोई ड्यूटी नहीं जब ड्यूटी ये मानसिकता बनती जा रही है। तो 5th शेड्यूल एक प्रावधान है, जिसको जो है संस्कृति संरक्षण भी इसी के अंदर आता है। हाँ, थोड़ा-सा मैं इस पे भी जानना चाहूँगी कि कैसे जो 5th शेड्यूल है वो हमारी संस्कृति क्योंकि जो डे बाय डे मैं उसे भी देख रही हूँ कि वो भी अब बिल्कुल डिग्रेड होती जा रही है। उसका तो सिंपल सा पैरामीटर है कि अगर हमें 5th शेड्यूल यानी कि ट्राइब स्टेटस मिल जाता है, तो सबसे पहले तो हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा वो द्वितीय भाषा के दर्जे में आ जाएगी राज्य में। अच्छा, और ये 100% है कि प्राइमरी स्कूल तक ये गढ़वाली कुमाऊनी पढ़ाना अनिवार्य हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, आज की डेट में हमारे उत्तराखंड की लड़कियां पंजाबी से, जाट से, या बाहर किसी से शादी कर रही है, लेकिन अगर उसके पास ट्राइब का अधिकार है तो कभी भी बाहर नहीं जाएगी। वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि उसको पता है इस लड़की को कि अगर मैंने किसी नॉन ट्राइबल के साथ शादी करी तो वो जो अधिकार मेरे पास हैं वो मेरे पास ही रहेंगे, बाकी किसी मेरे बच्चों को कभी नहीं रहेंगे। तो जब भारत के आपके पास इतने बड़े-बड़े कानून ट्राइब के माध्यम से मिल रहे हैं, तो हमारी बेटी बाहर शादी क्यों करेगी? और मैं तो ये ऐसे कहता हूँ कि जब एक जब लड़की जब एक गढ़वाली गढ़वाली से, कुमाऊनी कुमाऊनी से, या ट्राइबल ट्राइबल से शादी कर लेगा, तो संस्कृति का संरक्षण तो यही करेगा। हाँ, अदरवाइज़ तो हम भी हाइब्रिड होते जा रहे हैं। हम भी हाइब्रिड होते जा रहे देखा अगर देखा जाए हैं। तो संस्कृति संरक्षण 2 लोग ही लाते हैं, जो आपस में शादी करते हैं। 2 वो चाहे एक ही समुदाय को। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि मैक्सिमम चकराता के लोग नहीं करते बाहर शादी। वो अपने या किन्नौर के लोग अपने समुदाय में ही शादी करते हैं। तो जो ट्राइबल समुदाय है वो अपने समुदाय में शादी करता है। तो संरक्षण हो गया ना संस्कृति का। तो अब संरक्षण करने के लिए कोई दूसरा रूप थोड़ी है, मनुष्य ही बचाता है अपनी भाषा को। तो वही तरीका है, अदरवाइज़ मैं ले आऊँ कहीं जाट से, किसी जाटी से मैं शादी कर लेता हूँ, और मैं गढ़वाली, तो हम ना तो लड़की ढंग से जाट लैंग्वेज बोल पाएगी, ना मैं गढ़वाली बोल पाऊँगा, खत्म होगी दोनों की संस्कृति हमारी। तो इसलिए थोड़ा बहुत कंपल्सरी होता है एक ही समुदाय में शादी करना। अब पढ़ा लिखा समाज है वो अपने हिसाब से अपने डायरेक्शन में सोचे, पर हम ये मानते हैं कि हमारी संस्कृति खत्म होने की कगार पे है, इसको वापस लाने का प्रावधान ही ट्राइब स्टेटस है। तो आपका जो है वो 5th शेड्यूल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी हमें आपसे जानने को मिली हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, बोलना चाहें? हम तो ऐसा मानते हैं कि कई लोग ये बोलते हैं ग्राउंड में कि ये मिलना बड़ा टफ है। हाँ। तो हम उनको ये बोलते हैं कि एक बात बताइए कि राज्य मिलना ईज़ी था क्या?
जिसकी लड़ाई हमने लड़ी। इन एक एक राज्य जो पूरे भारत का एकमात्र राज्य है उत्तराखंड, जिसने इतनी शहादतें दी। और ये जो गढ़वाली और कुमाऊनी है, इनको ब्रिटिश ने भी रॉयल का खिताब दे रखा है लड़ने में। और हम अपनी लड़ाई को पहले ही हार मान गए कि मिलना बड़ा कठिन है। तो ये बताइए, मैं उन लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो प्रावधान आपको पहले ही मिल जाएगा जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है, या वो कानून आपको पहले मिलेंगे जिसकी आप माँग उठा रहे हैं जो संविधान के अंदर नहीं? तो मेरा ऐसा मानना है कि जब संविधान के अंदर वो कानून है ही नहीं जो ग्राउंड में माँग उठा रहे हैं, तो पहले तो कानून बनेगा, वो कानून फिर संसद से पारित होगा, फिर पारित होने के बाद फिर वो इम्प्लीमेंट होगा, उसमें 2 से 3 10 दशक भी लग सकते हैं। लेकिन अगर 5th शेड्यूल यानी कि ट्राइब स्टेटस आर्टिकल 342, 5th शेड्यूल आर्टिकल 244(1) ये संविधान के अंदर ऑलरेडी हैं। आपने तो सिर्फ मांगना है और आपने इम्प्लीमेंट करना। तो आपको वो कानून पहले मिलेगा जो पहले से संविधान के अंदर है, या जो नए बनाने पड़ेंगे वो पहले मिले। तो लोगों ने क्या है, बहुत कुछ लोगों ने शॉर्टकट रास्ता राजनीति के लिए अपना के इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो मैं तो उनको बोलूंगा कि भैया आप 5th शेड्यूल का मुद्दा तो डालिए। हमारे कुछ युवा ने 5th शेड्यूल का मुद्दा सिर्फ उस पे इंस्टाग्राम में ही डाला था, 10-10 लाख लोगों ने देख ली। और दूसरा एक संदेश मेरा ज़रूर जौनसार के लोगों के लिए है कि आपकी ट्राइब का जो 4% का आरक्षण है, भोटिया समाज के लिए, गौरव के समाज के लिए भी, ये हो सकता है कम हो जाए। उसका रीज़न है कि जातिगत जनगणना आरंभ हुई, तो उसमें ये क्लियर निकल के आ जाएगा कि वो पूरे पहाड़ के अंदर जो जनगणना है, उस हिसाब से ट्राइब की पॉपुलेशन पूरे उत्तराखंड की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है। और ट्राइब की पॉपुलेशन जो कि बहुत स्लो बढ़ती है क्योंकि उनके इलाके में कोई आता नहीं है, कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो उनका जो आरक्षण हो सकता है वो 1 और 1.5% में सिमट जाए। तो मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस लोगों को मुन्ना सिंह चौहान जी से पूछना चाहिए कि ऐसा कुछ संभावना है कि नहीं है? या मेरा ऐसा मानना हो सकता है कि अभी उत्तराखंड के अंदर 2 ट्राइब सीट है और अगला अगर परिसीमन हुआ तो 1 चली जाएगी, फिर एक में सिमट जाएगी। 1 सिमट जाएगी। तो हमारा ऐसा मानना है कि जौनसार के लोगों के लिए, भोटिया लोगों के लिए सिर्फ 5th शेड्यूल चाहिए और हमें ट्राइब चाहिए, उसके ऊपर 5th शेड्यूल चाहिए। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें 5th शेड्यूल चाहिए और ट्राइब चाहिए, और जो ऑलरेडी ट्राइब है उन्हें सिर्फ 5th शेड्यूल चाहिए। एक चीज़ मुझे यहाँ से निकल कर एक आई है, आपने अभी एक बात की कि जो ऑलरेडी जो ट्राइबल हमारा है, जो स्टेटस ऑलरेडी है, उनको 5th शेड्यूल चाहिए। बस उससे उनको अलग से क्या फ़ायदा मिल जाए? उससे ये फ़ायदा मिलेगा, पहली बात तो फ़ायदा ये मिलेगा क्योंकि वो तो ट्राइबल स्टेटस में ऑलरेडी हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे उनका है सब कुछ। देखिए, अ, भारत के अंदर 5th शेड्यूल बनाने का प्रावधान यही था कि जो ट्राइब होता है, वो जाति पे मिलता है, अच्छा, व्यक्ति पे मिलता है। और उसके इर्द-गिर्द थोड़े वन के कुछ अधिकार होते हैं उसके पास, और उसके यहाँ भू कानून होता है। कोई बाहर का व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद पाए। 5th शेड्यूल का प्रावधान जो होता है, वो एक समाज पे लगता है कि एरिया पे लगता है। कि अगर मैं बोलूँ कि ये गढ़वाल पूरा 5th शेड्यूल के अंदर आ चुका है, तो फिर 5th शेड्यूल के अंदर पूरे लोग आ गए इसके अंदर। जो गढ़वाल के। हाँ, और उसके अंदर जंगलों पे, नदियों पे हमारे अधिकार और बढ़ जाते हैं, और उसके लिए स्पेशल फंड भी भारत सरकार देती है। अच्छा। ये 5th शेड्यूल के माध्यम से मिलेगा। तो जैसे अभी हम जो माँग कर रहे हैं गढ़वाली, कुमाऊनी की, उसमें भी आपका ये कहना है कि हमें डायरेक्टली 5th शेड्यूल नहीं मिलेगा, हमें अपने को पहले ट्राइबल स्टेटस हाँ, मांगना है। हमें माँगने की ज़रूरत भी देखिए, अगर हम 5th शेड्यूल बोलते हैं बाहर, अब इसको बात को क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं, मैं सबको भी कह देता हूँ हाँ, क्योंकि 5th कि शेड्यूल ट्राइबल स्टेटस का बड़ा। हाँ, लेटर जो ड्राफ्ट होगा, वो होगा कि हमें ट्राइब स्टेटस दिया जाए, ठीक। और उसके नीचे जो कंक्लूड होगा, उसके अंदर लिखा रहेगा कि हमारी जनसंख्या 50% से ज़्यादा हो गई है इस ट्राइब के माध्यम से, तो हम एलिजिबल हैं 5th शेड्यूल के लिए, तो आप 5th शेड्यूल पहले से ही दे दें। उसके लिए अलग से माँगना नहीं पड़ता। तो हमारा पहले से ये है कि 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के मिलने के बाद मिल जाएगा। लेकिन अगर जैसे जौनसार है, जौनसार को थोड़ा सिद्ध करना पड़ सकता है कि हमारी पॉपुलेशन 50% है, फिर जौनसार का कौन-सा इलाका उसके अंदर 5th शेड्यूल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी। लेकिन अगर पूरे पहाड़ को दे दो, गढ़वाल और कुमाऊँ को दे दो, तो 100% वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी और सारा का सारा पहाड़ 5th शेड्यूल के अंदर आ जाएगा।
तो फिर हमें तो ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि हम तो ऑलरेडी 50% से ऊपर ही, हम हैं। हमें तो कोई टेंशन। इसीलिए तो हमने डायरेक्टली फिफ्थ मांगा कि हमें ना सामाजिक विकास चाहिए। व्यक्तिगत विकास तो आपका ट्राइब स्टेटस में होता आ जाता है और सामाजिक विकास आपका फिफ्थ शेड्यूल से होगा। तो ये फिर उन सभी लोगों पे लागू होगा जो उत्तराखंड में भी रह रहे हैं या नहीं रह रहे, जो रह रहे हैं उनको तो मिलेगा मिलेगा, जो घर वापसी आएंगे उनको भी मिलेगा। और जो बाहर है, मतलब आपका कहना है वो आइडेंटिटी एक बननी चाहिए। देखिए मेरा तो ऐसा मानना है, जो उत्तराखंड की भूमि में गढ़वाली कुमाऊनी है और कृषक है उसको तो मिलेगा, चाहे वो 30 साल से बाहर रह रहा है और उत्तराखंड में आके अपने अपने डॉक्यूमेंट बना ले। तो मैं तो ये बोलता हूँ सब लोगों को कि जितनी जल्दी हो सके अपने अपने डॉक्यूमेंट बना लो उत्तराखंड के अंदर, और कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के कानून में चेंजेस आ जाए कि भाई फिफ्थ शेड्यूल के अंदर जो उत्तराखंड के अंदर 35 साल से नहीं रह रहा है वो नहीं आएगा। थोड़ा सा और मैं इसमें और क्लैरिटी आपकी चाहूंगी। आप किन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट बनाने? मेरे हिसाब से तो जैसे कि आप जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है कि वो अपना परिवार रजिस्टर में जाके नाम दर्ज कराएं कंप्लीटली। दूसरा है कि वो अपने आधार कार्ड उत्तराखंड में शिफ्ट कराएं। तीसरा वो इस बात को जांचे कि मैं अगर दिल्ली में रहा हूं तो मेरा वोटर कार्ड से दिल्ली में वोट डालने से मेरा उत्तराखंड का विकास नहीं होता। उसको एक कौतिक के रूप में मनाइए। उत्तराखंड में वोट डालने आइए, अपना वोटर कार्ड उत्तराखंड शिफ्ट करिए। तो जब आपके ये डॉक्यूमेंट आएंगे तो होगा। ये तो होगी एक डायरेक्ट अप्रोच। एक अप्रोच वो है जो बाय डिफॉल्ट होती है। अगर मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, दिस इज़ द बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ किसी ने पढ़ानी है, तो वो अलग चीज़ है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर फिफ्थ शेड्यूल लग जाता है, तो लोग बाय डिफॉल्ट लालच के माध्यम से एसटी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए उत्तराखंड के पहाड़ों में आएँगे। तो तब भी वो अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड शिफ्ट कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड का जो मध्य हिमालय को टच है और जो चाइना को टच करता है या नेपाल को टच करता है, उसमें जब क्योंकि अभी कुछ कह नहीं सकते कि हमारा युद्ध किससे हो। आज तो पाकिस्तान से हुआ या आने वाले टाइम पे ऐसे भी हमारे बॉर्डर एरिया बॉर्डर एरिया खाली है, हाँ, खाली है। उत्तराखंड के तो खाली है। हाँ, तो अगर पॉपुलेशन वापस भेजनी है तो भारत सरकार चिंतित है, तो वो फिफ्थ शेड्यूल के माध्यम से जाएगी। और पॉपुलेशन अगर वापस चली गई, और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे यहाँ तो एक्स सर्विसमैन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, हाँ। वो तो एक्स सर्विसमैन है वहाँ बहुत ज़्यादा। तो वो अगर उत्तराखंड के पहाड़ों में वापस आएँगे, सब लोग आएँगे, तो ऑलरेडी हमारी इस भारत से सुरक्षा हो रही है। तो सुरक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इम्पोर्टेंट है इस पे। और इसमें जैसा आप बता रहे हैं कि भारत सरकार स्वयं भी चिंतित है इस मामले को लेकर, इसीलिए तो इस बहाने तो बस हमें मुझे लगता है ड्राफ्ट रखने की देर है और शायद बहुत जल्दी हो भी जाए। और ये ऐसा भी है, कई विद्वानों ने मुझसे कहा कि देखिए आपको ट्राइब इसलिए मिल सकता है क्योंकि आप एटलीस्ट 2 देशों के बॉर्डर में हैं। हाँ। इसका पैमाना भी है कुछ ऐसा। अच्छा। अगर जैसे कि आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि कोई हरियाणा का व्यक्ति ट्राइब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो बहुत सारे पैरामीटर फुलफिल भी नहीं करता है। अगर किसी को हो भी जाए, तब भी वो ये नहीं है कि उसकी कंडीशन होती है कि 2 बॉर्डर के बीच में रहता है। उत्तराखंड है जो 2 बॉर्डर के बीच में रहता है। 2 स्टेट 2 देशों के बॉर्डर पे है। तो यहाँ तो मिलना चाहिए 100%। बिल्कुल। और यहीं से 2 रेजिमेंट है। रेजिमेंट है प्लस जैसा आप जो आप भौगोलिक परिस्थिति से लेके जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं, तो वो तो हम सब फुलफिल कर ही रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो पहले भी बोला हूँ, कई लोग बोलते हैं कि भी इतना बड़ा मूवमेंट है, क्या होगा? अरे क्या नहीं होगा? सबसे पहले सरकार फिफ्थ शेड्यूल लागू करे, फिर उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल लागू होने से मैं तो ये पूरे देश की जनता से कहता हूँ कि पूरे देश की जनता को उत्तराखंड के पहाड़ों में फिफ्थ शेड्यूल लागू करवाना चाहिए। उसका देखिए अब क्या होता है कि सबसे पहले फिफ्थ शेड्यूल लागू करवाइए। फिफ्थ शेड्यूल कौन? वो व्यक्ति जो गढ़वाल और कुमाऊं का रहने वाला है, वो चंद पैसों के लिए फैक्ट्रियों में काम कर रहा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैं सबके लिए पॉइंट नहीं करता, मैक्सिमम पॉपुलेशन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, बहुत लेबरगिरी में रह रहे हैं, अपना जीवन यापन 50 से 100 गज के प्लॉट पे जी रहे हैं, वो घर वापस आएंगे। और जैसे-जैसे उनको नदी और जंगल से रोज़गार मिलना स्टार्ट करेगा, 7.5% सेंटर में, 50% स्टेट में, और नदी और जंगल से 3 लाख का रोज़गार धीरे-धीरे मिलेगा, वो घर की तरफ आएँगे। और जैसे ही वो घर की तरफ आएँगे, तो इन पहाड़ों का जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए वो 2 हाथ भी बढ़ जाएँगे, ताकि उनको रोक सकें कि भई ये काम नहीं करना। वो जंगल जो जल रहा है, वो जंगल को मुझाने के लिए भी 2 हाथ और बढ़ जाएँगे, वापिस आने के लिए। और उन लोगों को क्या चाहिए, जो वापिस आना जिस जंगल को बचाना चाहते हैं, अगर ये जंगल बचता है तो ऑक्सीजन यहीं से आता है, और अगर ये जंगल बचता है, ये ग्लेशियर बचते हैं, तो पानी भी यहीं से आता है।
अब आप नोटिस कभी भी देखना, गूगल मैप उठा के देखना, मैक्सिमम नदियाँ और स्टेटों से आती हैं तो वो पाकिस्तान चली जाती है। लेकिन हमारा स्टेट है जो सारी नदियाँ आती है और उत्तराखंड में गंगा का रूप लेके पूरे देश को पानी देती है। तो ग्लेशियरों का संरक्षण, पहाड़ों का संरक्षण हम ही लोगों ने करना है। तो हम जो हैं वहाँ के पहरादार हैं। जैसे देश की सेवा आज हम गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊँ रेजिमेंट के माध्यम से कर रहे हैं, ऐसे ही हम पहले से ही योद्धा के रूप में आए हैं। हमारा इतिहास लोग जानेंगे, तो उनको पता लगेगा कि ये वो योद्धा है जिन योद्धाओं ने मुगलों को पहाड़ में नहीं घुसने दिया। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे इस प्रकार के योद्धा जो हैं, जब पहाड़ों में रहेंगे तो पानी भी मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग, ऑक्सीजन भी मिलेगी, ये जंगल नहीं जलेगा, ये अतिक्रमण नहीं होगा। और मुझे तो दुःख है कि खड़िया पहाड़ को हाई कोर्ट ने इतने सालों बाद स्टे दिया, जब वो 1.5 पहाड़ खत्म हो गया खत्म। और मैक्सिमम संसाधन यहीं पे ही है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि पूरे भारत को इस 5th शेड्यूल की मांग के लिए उत्तराखंड के पहाड़ों में लागू करवाना चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। 21 सितंबर 2025 इसी साल 12 बजे हल्द्वानी के मैदान में पूरे उत्तराखंड के लोग इकट्ठा होने वाले हैं और वहाँ पे लगने जा रही है मूल निवासियों की एक बहुत बड़ी जनसभा। और तब वहाँ पे रखा जाएगा कि हमने लेटर, उससे पहले लेटर जमा हो चुका होगा, उससे पहले सब कुछ हो चुका होगा अब तक। तो आप लोगों की पूरी तैयारी ऑलमोस्ट अपने लेवल पे अपने एंड से आप कर चुके हैं। बहुत तैयारी है, हमारे कम से कम 70 यूनिट तो बन चुकी है जगह-जगह। एक चीज़ मेरे को और समझ आ रही है इससे, जैसे आप 5th शेड्यूल की बात कर रहे हैं और जितना मैंने आपको अभी तक सुना है इस पॉडकास्ट में और कुछ और भी मैंने आपको आगे-पीछे जब सुना है, तो ये समझ आता है कि अगर हम 5th शेड्यूल की बात करें, तो सारे मुद्दे उसमें जैसे कहते हैं ना सब गंगा में मिल गए। बिल्कुल, हाँ। तो ये हम उसी तरह से मान सकते हैं कि 5th शेड्यूल एक ऐसा है जिसमें सारी ट्रिब्यूटरीज़ आके मिल रही हैं। बिल्कुल। हमारा मूल निवास, भू कानून, रोज़गार, जल, जंगल, ज़मीन सब कुछ। तो क्या सारे मंच जो इन अलग-अलग चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्या वो एक मंच पर आकर हम 5th शेड्यूल की बात नहीं कर सकते साहब? हम सब आ रहे हैं, अच्छा। ऐसा कोई नहीं जो वापस ना आ रहा हो, जो समझ ना आ रही है जिसको। मुझे बहुत लोगों ने कॉल किया कि भाई मैं गलती से किसी और आंदोलन में लग गया था, मुझे तो अब पता लगा, मैंने पॉडकास्ट देखा आपका, ऐसा अब पता लगा कि ये चीज़ है। तो उन्होंने वहाँ पे काम चालू कर दिया अपने इलाके में। अच्छा, तो मतलब बुद्धि जो है वो आपको तभी आती है जब मैं कोई किताबें पढ़ूँगा, किसी चीज़ को समझूँगा, देखूँगा, जानूँगा। हमारा उत्तराखंड का युवा इतना इंटेलिजेंट है, इतना समझदार है, बस जस्ट थोड़ी-सी लाइनअप यानी कि थोड़ी-सी गाइडेंस गाइडेंस की ज़रूरत है। ये युवा उत्तराखंड को फ़तेह करने, पूरे देश को फ़तेह करने वाला, हम नाम भी करा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नाम ना हो कि अजीत डोभाल जी की तरह हम अपना घर भी ना बना पाएँ, है ना? बिल्कुल। तो नाम ऐसा होना चाहिए कि कम से कम आपका घर तो हो। इसी पे मुझे एक बात याद आई है, तो 5th शेड्यूल में ये लोग भी आएँगे? कॉल ट्राइबल स्टेटस इन लोगों को भी मिलेगा जो आज बड़े-बड़े ओहदों पे हमारे हैं? सबको मिलेगा, वो तो संस्कृति पे मिलती है। अच्छा, हाँ, मैं तो कहता हूँ कि जो बड़े लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ, जब जो भी नौटियाल जी को मिला हुआ है, मुन्ना सिंह चौहान जी को मिला हुआ है, एक लड़का यूथ है जो चुनाव लड़ रहा है, बॉबी पवार, उसको मिला हुआ है। अच्छा उन्हें भी मिला। हाँ, उसको भी मिला हुआ है। वो भी जौनसार से? वो भी जौनसार से है, उसको भी मिला हुआ है। या बात कर लेते हैं बड़े विद्वान जो वहाँ के निकले हैं जौनसार के, सबको मिला। वहाँ 100% भू कानून सब कुछ है। वहीं गढ़वाल और कुमाऊँ को मिल जाए। तो हमने जो लड़ाई लड़ी दिल्ली में, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी अकेडमी बनानी, तो हमने जौनसारी भी नाम ऐड किया, क्योंकि वो हमारा ही खून है, हम एक ही हैं। बस फ़र्क इतना है कि सबको ट्राइब मिल जाए, तो सब हँसी-खुशी पहाड़ पे रहेंगे और अपने घर वापसी करेंगे। तो कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि मैं नदी और जंगल की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो कोई उनसे आर्टिकल पूछ लीजिए। कोई कहता है भू कानून लड़ रहा हूँ, तो आर्टिकल बताइए। तो जब संविधान के अंदर कोई चीज़ नहीं होगी, तो आप कैसे माँग लोगे? मुन्ना सिंह चौहान जी बोलते हैं ना, वो नहीं बोल पाते कि मैं ट्राइब का खुद हूँ। वो ये बोलते हैं कि मुझे अभी पता नहीं है, अध्ययन कर रहा हूँ। उनसे ज़रा आप ट्राइब के बारे में क्वेश्चन आपने पूछा, वो ओबीसी में लेके चले गए। अरे तो ओबीसी किसे मिला उत्तराखंड में? राठ, राठ खस समुदाय से आते हैं, उनको इसीलिए ओबीसी मिला है। फिकवाल, वो प्रताप नगर विधानसभा, है जो है। उनको भी ओबीसी मिला है। तो इतनी बड़ी लॉबी को और भी पिथौरागढ़ में भी है, धारचूला में भी है, तो बहुत सारी उत्तराखंड में। जातियाँ समय-समय हाँ, पे इस पे आती भी रहती हैं। तो काफ़ी जो मिलता हूँ। ऑलरेडी ओबीसी में आ चुका है, पहाड़ में रहता है, वो 100% ट्राइब के लिए एलिजिबल है। औरों के ऊपर तो हमें साबित करना पड़ेगा फिर। अच्छा, वो 100% एलिजिबल है। तो जैसे आप लोग कह रहे हैं हम गढ़वाली कुमाऊँगे, तो ऐसे हम में कौन-सी चीज़ें हैं जिससे हम ट्राइब को एलिजिबल हो? जैसे बोलते भी तो है, जैसे मैं कई बार पूछते हैं, पर तुम कौन से बिस्ट हो? बोलते हैं ऐसे? कौन से नेकी हो? हाँ, पूछते हैं एक जेलस।
तो वो जो कौन से बेस्ट हो, कौन से नहीं हो, वो आपकी सब जाती है, वो आपको ट्राइब दिलाएगी। तो लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि मेरा मूल क्या है। मैं थोड़ी देर पहले भी बोला ना कि उत्तराखंड के लोगों को एग्ज़ैक्टली कई लोगों को ये नहीं पता कि माँगना क्या है और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हम हैं कौन एग्ज़ैक्टली। तो तभी तो कुछ लोग मूर्ख हैं जो अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं राजस्थान से आया हूँ, मैं फलानी जगह से आया हूँ। अरे जिस राजस्थान से तुम लोग आए हो वहाँ पे 5th शेड्यूल लागू है। 1 करोड़ 10 राज्यों में जहाँ तक हाँ, मेरी जानकारी ऑलरेडी लागू 10 में लागू है। तो अगर कोई बोलता है कि मैं राजस्थान से आया हूँ तो बोला राजस्थान में 5th शेड्यूल लागू छे। गुजरात से आए हो तो वहाँ भी 5th शेड्यूल लागू है। तो हम तो वैसे एलिजिबल आ गए अगर लो वहाँ से भी आए। बात है। तो लोग मूर्ख हैं, उनको पता ही नहीं कि हम यहाँ के मूल हैं। और अभी तो ऐसे चाहे मनुस्मृति हो या आपका महाभारत हो, बहुत सारे काव्यों में हमारा ज़िक्र हो रखा हाँ, और सभी में है। सभी में है। तो उसमें का सारे डॉक्यूमेंट लगने जा रहे हैं। भारत सरकार भी इस बार खुश हो जाएगी कि इतना अच्छा ड्राफ्ट इन्होंने दिया है और हमें बहुत सारे लोग गाइडेंस करे, चाहे हाटी समुदाय हो, चाहे सिक्किम से हो। जैसे उन्हें पता लगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, उत्तराखंड को मिलना चाहिए। तो उत्तराखंड को, पहाड़ को 5th शेड्यूल दो। तो जो अंकिता बेटी के साथ जो घटना हुई, जिसके लिए 2 साल लग गए और लड़ाई भी लड़ रहे, अभी पता नहीं है रिज़ल्ट क्या है। इसके बाद तो हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन अगर 5th शेड्यूल पहाड़ पे लागू होता, तो वो बिटिया ट्राइब का स्टेटस के माध्यम से एसटी का कानून उसके पास होता। और एसटी का मतलब आप समझ लीजिए कि एक एसटी को छेड़ने का मतलब है सिर्फ़ उसको इतना बोलना है कि इसने मुझे छेड़ा है। उसको प्रूफ़ करना है कि मैंने नहीं छेड़ा है। मुझे प्रूफ़ नहीं करना है कि इसने मुझे कैसे छेड़ा। तो हमारी बिटिया को, हमारे बेटा और बेटियों को एसटी कानून चाहिए। वो 5th शेड्यूल दे रहा। चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे जो ये हमारी वार्ता हुई और मुझे भी काफ़ी चीज़ें ज्ञात हुई हैं और मेरी शुभकामनाएँ भी हैं कि हम लोग जिस 5th शेड्यूल की बात कर रहे हैं और अगर उसमें सारी चीज़ों निहित है हमारे सारे मुद्दे अगर उसमें सब सॉल्व हो जाते हैं, सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो फिर ऐसा 5th शेड्यूल तो हमें मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा-सा मैं आपसे चलते-चलते काफ़ी टाइम भी हो गया, बहुत सारी हमने इसमें बातें पहलुओं पे बात कर ली है। एक समराइज़ अगर आप अपनी बात को और बिल्कुल क्लियर कट हमारे दर्शकों को बताएँ 5th शेड्यूल क्या है? क्यों हम माँग कर रहे हैं? एक समरी मतलब कि आप चंद शब्दों में अगर आप इसको समराइज़ कर सकें। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जितनी भी उत्तराखंड के गढ़वाली कुमाऊनी समुदाय है, 5th शेड्यूल पहाड़ में उन्हीं लोगों को मिलता है सबसे पहले जो मोर देन 50% जनसंख्या वहाँ पे हो। और ट्राइब के सारे पैरामीटर, आप भी लूकर कमेटी के पैरामीटर देख लीजिए। लूकर कमेटी के पैरामीटर में गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय 100% फुलफिल करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, अगर आप सर्च करेंगे कि हमें किस-किस प्रकार के कानून कानून अंग्रेज़ों के टाइम पे दिए थे, वो भी हमारे पास है। इवन अगर आप ये नोटिस भी करोगे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो 1950 में यूपी ज़मींदारी एक्ट बना था, 1960 में कूड़जा बना था। तो ये 2 अलग-अलग कानून भी बनाए थे, इसके ऊपर भी आप स्टडी करिए। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ट्राइब मिलना उतना ही ईज़ी है जितना यूसीसी लागू करना है। अगर कोई और कानून आप अगर माँगोगे, तो आप ये लगा लीजिए आप दशकों लग जाएँगे, आपको कानून नहीं मिलेगा। जो प्रावधान पहले ही संविधान के अंदर है, आपको वही मिलेगा। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है जो मैं पहले चौथी इम्पोर्टेंट बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपना परिवार रजिस्टर में अपना आधार कार्ड और वो वोटर कार्ड जो वोट देने बाहर जाते हैं और उस वोट से कुछ नहीं होता। किसी की सरकार बन जाती है और किसी की नहीं बनती है, लेकिन आपका कुछ नहीं होता है। तो आप अपना वोट उत्तराखंड में शिफ्ट करिए और अपने पेपर धीरे-धीरे उत्तराखंड के अंदर लाइए परिवार रजिस्टर में। नहीं तो हो सकता है कि भारत सरकार का एक ड्रोन है जो ऑलरेडी सर्वे कर रहा है। और उस ड्रोन ने अगर उनका पैरामीटर होगा कि शायद 3 बार वो ड्रोन उस ज़मीन पे घुमाएँगे, तो कुछ अंतराल के बाद, अगर वो ज़मीन उपजाऊ नहीं है, तो हो सकता है सरकार उसको अपने अंडर ले सकती है। ऐसा मैं अभी सख्ती कह रहा हूँ, क्योंकि अभी ऐसा ड्राफ्ट बाहर नहीं है, पर ऐसा अंदेशा है कि ज़मीन भी आपकी जा सकती है। तो मूल निवासी का दर्जा आपसे छीन चुका है, आप अभी जनरल कैटेगरी में हैं, तो कोशिश करिए कि 5th शेड्यूल की लड़ाई को अपने गाँव में हर नेता से पूछिए कि उत्तराखंड के पहाड़ों में 5th शेड्यूल कब लगाओगे आप? तो मैं इसी के लिए कहता हूँ कि ड्राफ्ट जल्दी जमा हो रहा है। जिनको भी लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट समुदाय है जिनसे नहीं हो, वो हमारे उत्तराखंड एकता मंच के गूगल पे भी सर्च करेंगे या ट्विटर पे भी देखेंगे यूईएम फॉर यूके, उस पे नंबर है, उस पे भेजिए और हम उनके समुदाय को कनेक्ट करके उनकी जानकारी कलेक्ट कराएँगे। तो अभी से तैयार हो जाइए, 2 समितियाँ गठित हो रही है। एक है गढ़वाली केंद्रीय समिति और कुमाऊनी केंद्रीय समिति, जिसके माध्यम से लेटर जा रहे हैं। धन्यवाद जी। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतने अच्छे-अच्छे कीमती विचार आपने हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे साझा किए। बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद जी। तो आप थे
अनूप बिष्ट जी, और मुझे लगता है बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक जो है वो आज का पॉडकास्ट था। फिफ्थ शेड्यूल जिसके कि उत्तराखंड एकता मंच और अनूप बिष्ट जी जो है वो जगह-जगह, समय-समय पर इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं और जानकारियाँ भी जुटा रहे हैं, और अभी जैसा उन्होंने बताया कि बहुत जल्द इस पे एक ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, और शायद है कि हम बहुत जल्द इस उसमें आ भी जाएँ फिफ्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, बस ये है कि हमारी अवेयरनेस थोड़ी-सी कम थी उसके लिए, जो कि अब बहुत डिबेट्स में, बहुत मंचों पर अब उठने लगी है, तो हम लोग भी अवेयर हो रहे हैं। और जहाँ तक मेरा देखना है तो मुझे लगता है ये बहुत फ़ायदेमंद भी है हमारे उत्तराखंड के लिए, इसकी संस्कृति, इसकी परंपरा, और जो हम संरक्षित कर सकते हैं, अपनी हम जड़ों को से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए कि हम बहुत-बहुत अलग-अलग मंचों से आंदोलन करते रहते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटीज़ हमारे शो में आगे भी आती रहेंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिए सब्सक्राइब, और अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद इसी तरह से हमें देते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।